हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26, कोड नंबर है 086। तो बच्चों, तो सेक्शन ए कराते हैं जो बायोलॉजी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका यीस्ट, ये पैरासाइट होता है। यीस्ट क्या होता है? सेप्रोफाइटिक होता है। लेग्यूम ये अलग है और ये अलग ही है। कैक्टस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टिक्स पैरासाइट है, लाइस पैरासाइट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सब सेम होना चाहिए, जिनमें कैस्कटा हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया, टेपवर्म हो गया। यहां पर ये सारे पैरासाइट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। Question number 2. Which of the following option indicates the products formed after breakdown of glucose in our muscle cells when there is a lack of oxygen? तो lack of oxygen जब भी मसल्स में होती है एक्सरसाइज करते वक्त, तो हमारी मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ज्यादा एनर्जी लेने के लिए हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, और क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो एज ए रिजल्ट ऑफ क्या होता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिससे क्या होता है, पेन होता है। तो क्या क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहां पर आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन लिखना है। पोस्चर एंड बैलेंस कौन दिखाता है? सेरिबेलम दिखाता है, न कि सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या काम करता है? रीजनिंग का काम करता है, थिंकिंग का काम करता है। और सेलिब्रेशन क्या काम करता है? सेलिब्रेशन मेडुला से होती है, लेकिन मेडुला क्या है? मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन भी गलत है। हंगर क्या है? पॉन्स हिंड ब्रेन लिखा है, जबकि हंगर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर ब्लड प्रेशर लिखा है मेडुला इन हिंड ब्रेन, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ब्लड प्रेशर। यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, जो कि हिंड ब्रेन में होता है। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वाज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सीक्रेशन ऑफ। तो इनएडिक्वेट सीक्रेशन किसका होगा? हमारे जो ब्लड ग्लूकोज है उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। और इंसुलिन सीक्रेट कहां से होता है? पैंक्रियास से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट एंड व्हाइट फर्ड रैबिट बी, ऑल ऑफ स्प्रिंग वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट्स। तो पेरेंट या ब्लैक फर्ड रैबिट मतलब ये होगा ब्लैक फर्ड रैबिट, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि यहां पे बी क्या है? कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है ब्लैक कलर क्या है? डोमिनेंट है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या दिखाएगा? ब्लैक फर्ड रैबिट को दिखाएगा। तो यहां पर तो व्हाइट फर्ड रैबिट है, तो इसके साथ क्रॉस कराया है, तो व्हाइट फर्ड दोनों जगह क्या हो जाएगा? बी, बी बी। अब यहां पर क्या होगा? ये हो जाएगा पीनट डायग्राम में बी बी बनेगा, और बी बी, और बी बी, और बी बी। तो यहां पे सारे क्या होंगे? पूरी ऑफ स्प्रिंग क्या आ रही है? ब्लैक फर्ड रैबिट वाली आ रही है। यहां पर चेक करके देखेंगे तो क्या होगा? बी बी, और यहां पर बी बी हो गया, और बी बी हो गया, और यहां पे बी बी। अब यहां पर 50% क्या होंगे? व्हाइट होंगे ऑफ स्प्रिंग में, यहां पे ब्लैक। तो हमारा आंसर होगा ये वाला, यानी बी बी क्रॉस बी बी, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन। तो ओजोन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला वाला है, ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ। तो यूवी रेडिएशन को इंक्रीज नहीं करता। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन, ये बात तो सही है कि ये डेडली पॉइजन है। ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशन से बचाता है
ओजोन लेयर जो होती है यूवी रेडिएशन से बचाती है, तो ये बात भी सही है। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज विच कॉज स्किन कैंसर, ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो कौन सी एक्टिविटी है जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इंक्रीज होते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कतई नहीं हो सकती। इंक्रीज इन फ्री प्लांटेशन ये भी नहीं हो सकता। यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल ये होगा, क्योंकि जिनको बैक्टीरिया वगैरह जो है इनको खत्म नहीं कर पाते, इनके मॉलिक्यूल्स को मतलब डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो इसलिए ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन 8 दे रखा है, टॉलनेस ऑफ ए पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। तो टॉलनेस जो होती है पी प्लांट या कोई भी प्लांट हो उसको कौन करता है कंट्रोल? एंजाइम। और ये एंजाइम क्या होता है? इस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेज। प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? हार्मोन से होती है, जिबेरिल नाम का हार्मोन्स होता है। तो ये ऑक्सीडेज जो प्रोटीन होता है यही बनाता है उस हार्मोन्स को, उसको एक्टिवेट करता है। तो ये बात तो सही है। द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स विच हेल्प्स द प्लांट टू बी टॉल। तो जो जीन होता है, जीन मतलब टॉल प्लांट का जीन क्या है? कैपिटल T बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और इसी प्रोटीन का नाम क्या है? ऑक्सीडेज है, विच हेल्प्स टू प्लांट टू बी टॉल। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ए ट्रू है, आर ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका आंसर होगा ए। 9th वाला क्वेश्चन है, एजर्सन में दे रखा है, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन ए फूड चेन। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वल्चर क्या होता है? वल्चर हमेशा हाई ट्रॉफिक लेवल में होता है। तो इसलिए जो है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा होता है। तो इस प्रकार केमिकल्स डिपोजिट होने लगते हैं। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड्स का किसमें होगा? वल्चर में होना चाहिए, क्योंकि टॉप ट्रॉफिक लेवल में है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा ए, और ए फॉल्स है तो आर क्या होगा? ट्रू। वल्चर ऑक्युपाइज द लास्ट ट्रॉफिक लेवल एंड इट गेट्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। तो ये बात सही है। तो हमारा आंसर होगा आर ट्रू है और ए फॉल्स है। तो नहीं, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, unlike animals, plants do not have an excretory product as they do not eat food. Comment upon the statement with justification. अब प्लांट क्या है? प्लांट की लीव्स क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं, और ऑक्सीजन क्या है? एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ये क्या होता है? एक्सक्रीट हो रहा है। और क्या करता है? वाटर भी ट्रांसपायरेशन के जरिए क्या होता है? एक्सक्रीट ही होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं प्लांट में जो स्टोर हो जाती हैं, यानी कुछ अनवांटेड चीजें होती हैं प्लांट के लिए जो यूज की नहीं होती, उसको स्टोर करता है किसमें? और बाद में एक्सक्रीट कर देता है। तो एक्सक्रीट कहां करता है? तो इसका आंसर होगा The statement is incorrect. Plant also produce excretory products like oxygen, carbon dioxide, gums, resins and latex. तो ये गम्स, रेजिन्स एंड लेटेस्ट है, ये अनवांटेड चीजें हैं। प्लांट इनको बार्क में स्टोर करता है, लीव्स में स्टोर कर सकता है। तो ये क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में इनको बार्क के थ्रू क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। दे रिमूव वेस्टेज बाय डिफ्यूजन, ट्रांसपायरेशन और बाय स्टोरिंग देम इन लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स विच आर लेटर शेड। और तो ये क्या है? एक्सक्रीशन ही है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड इन देयर बॉडी? फिशेस, ह्यूमंस। तो फिश में क्या होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ह्यूमंस में क्या होते हैं? 4 चैम्बर। का आंसर लिखेंगे आप। तो फिश में क्या होता है? फिश के केस में, इन फिश प्योर ऑक्सीजन एंड इम्प्योर ब्लड डू नॉट मिक्स इनसाइड, क्योंकि इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। द 2 चैम्बर हर्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। अब क्या होता है? जैसे ये हर्ट है,
ये हर्ट है, और ये मान लिया क्या है, गिल्स। अब एक गिल्स है, तो गिल्स के जरिए क्या होता है, पहले जो फिश होती है वो जो है वाटर माउथ से लेती है, माउथ से लेके गिल्स में जाता है, और गिल्स से क्या होता है, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है यह बॉडी के रेस्ट पार्ट में गिल्स के थ्रू क्या चली जाती है, ऑक्सीजन सारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद रिटर्न होता है हार्ट में। हार्ट में क्या होता है, मतलब ये रिटर्न जब हो रहा होता है तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हार्ट में जाता है और फिर पंप आउट करके गिल्स में जाता है। तो वन वे ट्रैफिक हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। इसकी वजह से दोनों इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। ह्यूमंस के केस में क्या है, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कंप्लीटली सेपरेटेड बाय द सेप्टम, सो नो मिक्सिंग अकर्स। तो बीच में क्या होता है, ये हार्ट के 4 चैम्बर है, और इस प्रकार से बीच में क्या होता है, सेप्टम से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसलिए जो है दोनों टाइप के ब्लड्स आपस में मिक्सअप नहीं होते, ये सेप्टम की वजह से। बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय व्हिच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू द जाइलम बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो रूट प्रेशर होता है। अब रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से ऑस्मोसिस के जरिए एंड पुशिंग इट अपवर्ड। दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन यही होता है, जैसे कि आपने गिलास में क्या है, कोई स्ट्रॉ डाला, आपने देखा होगा अभी पानी से भरा हुआ है, तो ये जो स्ट्रॉ है यहां तक भर जाता है, तो ये क्या है, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको। तो नैरो जाइलम वेसल्स, अब जो जाइलम वेसल होते हैं क्या होते हैं, वो नैरो वेसल्स होते हैं जिनके जरिए पानी ऊपर चढ़ता है रूट से। नैरो जाइलम वेसल्स हेल्प वाटर राइज अपवर्ड। तो इसी प्रकार जो है कैपिलरी एक्शन होता है, जिसके जरिए रूट से पानी ऊपर की तरफ जाइलम वेसल के जरिए ऊपर की तरफ राइज होता है। तीसरी चीज है एडिशन एंड कोहेशन। वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू जाइलम। आपने कभी पानी का गिलास धोया होगा, अब पानी का गिलास धोने के बाद देखा होगा आपने कि पानी की बूंदें जो हैं उसकी वॉल्स में जो है अभी भी एग्जिस्ट होती रहती हैं। इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन। एंड टू ईच अदर। दूसरा, कोई गिलास, मान लिया आपने कोई कांच की प्लेट ली है और इसमें 2 पानी की बूंदें आपने यहां से करके रख दी आसपास, ये पानी की बूंदें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक बड़ी बूंद बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। तो इसकी वजह से भी जो है पानी ऊपर राइज होने में हेल्प करता है। इसको एडिशन एंड कोहेशन कहा जाता है। फोर्थ वाला है ट्रांसपायरेशन पुल। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट्स ए सक्शन फोर्स दैट पुल्स वाटर अपवर्ड व्हिच इज मेन फोर्स। तो लीव से क्या होता है, ये पोर्स के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ, ये एटमॉस्फेयर में चले जाता है। और रूट्स हो गया, रूट से ऑलरेडी पानी ऊपर राइज होता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से इसकी जो रेट होता है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम सक्शन फोर्स कहा जाता है। इस सक्शन फोर्स को ऐसे ही समझिए जैसे कि टुल्लू पंप होता है। अब टुल्लू पंप से जो मेन पाइपलाइन जो रोड के नीचे दबी पड़ी है, वहां से पानी टुल्लू पंप खींचता है और बिल्डिंगों में ऊपर की तरफ जाता है। तो ये भी एक किस्म का क्या है, सक्शन फोर्स है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी नेचुरल सक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है और रूट से एक वाटर का फ्लो एक कॉलम बन जाता है जो लीव्स तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अबाउट 100 acres of forest land were declared as natural reserve park. The following organism were predominant in natural reserve park. Rabbit हो गया, frog हो गया, grass हो गया, fish हो गया, fox, water, insects, zebra, peacock, snake, trees, bird, owl, insects, tiger, vulture, duck. अब आपको एक फूड वेव क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो फूड वेव क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे और क्या दिखाते हुए है,
दो सेपरेट फूड चेन दिखानी है। तो यहां पर जैसे कि ग्रास है, अब एक ग्रास है प्रोड्यूसर यहां पे दिख रहा है, और एक दे रखा ट्री। अब यहां पर दिखा देंगे ग्रास को कौन खाता है। ग्रास को खाता है रैबिट। अब रैबिट को खाने वाला कौन है? रैबिट को खाता है फॉक्स, और फॉक्स को खाने वाला कौन है? टाइगर। एक तो ये फूड चेन हो गई। ट्री की दिखा देते हैं। ट्री को खाने वाला कौन है? ट्री को खाने वाला है इंसेक्ट। तीन में से आपको दो फूड चेन बनानी है, और जो एनिमल्स आपको लिखने हैं अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन फूड चेन होनी चाहिए सही, जिसमें एनर्जी फ्लो हो रही हो नीचे से ऊपर की तरफ। ये एनर्जी का फ्लो है, ये दिखा देना है। तो एनर्जी फ्लो क्या होती है? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? 10% एनर्जी ही पास होती है। तो इंसेक्ट, अब इंसेक्ट को खाने वाला कौन है? इंसेक्ट को खाने वाला बर्ड है, और बर्ड को खाने वाला कौन है? आउल। तो एक फूड चेन तो ये हो गई। अब हमने क्या करना है? फूड वेब बनानी है। क्या बनानी है? प्रोड्यूसर बाय यूजिंग द वर्ड डाटा क्रिएट अ फूड वेब बोल रहा है। तो फूड वेब में हम देखेंगे कि ये एक फूड चेन और दूसरी फूड चेन के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है। तो यहां पर रैबिट क्या खा सकता है? रैबिट खा सकता है यहां पे इंसेक्ट, और रैबिट ट्री भी खा सकता है, और फॉक्स क्या खा सकता है? बर्ड खा सकता है। आउल को टाइगर भी खा सकता है। तो ये नंबर 13, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो यहां पर इसका आंसर इस प्रकार, पहले तो ड्रॉ कर देना आपको, ये नर्व सेल ड्रॉ कर देनी है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो नर्व सेल जो है ये, इसका नाम क्या है? न्यूरॉन्स। ये हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, पूरी मसल्स में ये जो है फैले होते हैं, ये न्यूरॉन सेल्स होती हैं, और ये हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। ब्रेन के बाद ब्रेन हो गया, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो जो है ये न्यूरॉन्स, इनके जरिए क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है? नर्व सेल्स, neurons are structured and functional unit of the nervous system. The impulse begins when dendrites receives. अब ये जो एंडिंग दिख रही है आपको, ये मेन बॉडी सेल है, ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की, और ये जो दिख रहे हैं कोनिकल टाइप के जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या काम करता है? जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस मतलब चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसको स्टिमुलस कहा जाता है। स्टिमुलस से ये क्या होता है? इसके स्टिमुलस जो केमिकल चेंजेस होते हैं, और ये केमिकल चेंजेस को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है सेल की बॉडी से और आगे, और इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन हो गया, और एक्सॉन से आगे ये ट्रेवल करते हैं आगे, और इनको, इन एंडिंग को बोला जाता है, इन एंडिंग को बोलते हैं नर्व एंडिंग बोल सकते हैं इसको हम। नर्व एंडिंग, न्यूरॉन की एंडिंग है नर्व एंडिंग। और यहां पर फिर दूसरा आ जाएगा, यहां पे दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा, ये मेन बॉडी हो गई, यहां पे दूसरा न्यूरॉन्स है, और फिर ये, अब यहां पर एक गैप होता है, इसको साइनेप्स कहा जाता है। यहां पर से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं, और यहां पर से दोबारा से साइनेप्स में क्या होता है कि ये दोबारा से केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं, और दोबारा से डेंड्राइट में जाके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से मैसेज हमारे ब्रेन तक जाते हैं।
तो यही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस स्टिमुलेट चेंज इनटू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड पासेस थ्रू द सेल बॉडी एंड एक्सॉन। द एक्सॉन कैरीज द इम्पल्स टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल हो गए। एट द साइनेप्स जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये बीच का गैप हो गया, ये साइनेप्स हो गया। तो यहां पर से क्या होता है, इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड यूजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहां पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज क्या होते हैं, यहां आगे प्रोपेगेट होते हैं। और दूसरा वाला जो न्यूरॉन्स है उसका डेंड्राइट से, ये डेंड्राइट इनको रिसीव करता है और उसके बाद ये फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है और ये प्रोसेस चलती रहती है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, और इस प्रकार से हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचते हैं। देन नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट्स रिसीव्स द मैसेज एंड प्रोसेस कंटिन्यूज। दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14। In a genetic experiment, plants with pure round green seeds RR small y were crossed with plants with wrinkled yellow seeds small r capital Y capital Y। अब पहला क्वेश्चन है, so the gametes formed when F1 was self pollinated। तो F1 के बीच में जब सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, तो वो निकालना हमें। तो हमें जो दे रखा है, पेरेंट्स दे रखे हैं ये RR, मतलब क्या है, राउंड ग्रीन सीड है, ये राउंड ग्रीन सीड ये हो गया। और क्या किसको दिखाना, रिंकल्ड येलो सीड्स, ये हो गया रिंकल्ड येलो सीड। रिंकल्ड येलो सीड्स हो गए। यहां पर कैपिटल का मतलब है आर, कैपिटल आर कैपिटल मतलब राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या है कि येलो कलर क्या है, डोमिनेंट है, और राउंड जो है डोमिनेटेड है, राउंड शेप डोमिनेटेड है। तो यहां पर F1 जनरेशन में गैमेट क्या बनेंगे, कैसे दिखाने आपको। एक तो लेना आपको इधर का, ये कैपिटल R हो गया R, और दूसरा डोमिनेंट लेंगे येलो, तो RY होगा, और एक गैमेट ये बन गया। और क्या है दूसरा पॉसिबल गैमेट, कैपिटल R ले लिया और एक स्मॉल y ले लिया। यानी इसका मतलब क्या है, राउंड, और स्मॉल y का मतलब क्या है, ग्रीन, राउंड ग्रीन। पहला वाला राउंड येलो, दूसरा राउंड ग्रीन, और तीसरा पॉसिबल जो गैमेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल r और कैपिटल Y, यानी रिंकल्ड, क्या बोलेंगे इसको, रिंकल्ड येलो और स्मॉल r और स्मॉल y। तो ये गैमेट फॉर्मेशन होगी F1 जनरेशन में। खाली आपको क्या बताना था, गैमेट फॉर्म बताना था। तो ये होंगे गैमेट। अगला सेकंड पार्ट है, ए टोटल ऑफ 144 सीड्स वर प्रोड्यूस्ड which developed into saplings, so the ratio in which these traits are independently inherited in these 144 saplings। अब ये जो गैमेट बन रखे हैं F1 जनरेशन में, तो इनको हमने क्या कराना है, सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड कराएंगे इन गैमेट्स का, तो कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या होगा, पहला तो क्या था गैमेट RY और कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। और यही हम यहां पे लिखते हैं और बना देते हैं पीनट डायग्राम। ये हो जाएगा R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो है जो मैट्रिक्स बनेगी, पीनट डायग्राम बोलते हैं इसको, R हो जाएगा और Y कैपिटल Y, यहां पर होगा RY, तो क्या होगा RR
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर लेते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर लास्ट वाली के साथ होगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहां पर इसके साथ करते हैं आर वाई, क्या हो जाएगा आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेकंड वाले के साथ हो जाएगा आर आर वाई वाई का मतलब क्या है राउंड, कैपिटल आर क्या है राउंड और कैपिटल वाई है येलो। तो हमें यहां पे दिखाने रेशियो क्या बनेगा इनका, राउंड राउंड येलो। तो राउंड येलो कौन से होंगे, ये राउंड येलो है, राउंड येलो और कहां है, ये है राउंड येलो, राउंड येलो ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड येलो, और ये होगा राउंड येलो, और ये होगा राउंड येलो, और ये होगा राउंड येलो। तो ये हो गए। तो ये कितने हैं राउंड येलो वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है इनमें से। अब है राउंड येलो के बाद राउंड ग्रीन की बात करते हैं। राउंड ग्रीन कितने होंगे, राउंड ग्रीन क्या क्या होंगे, यहां पे इनको क्रॉस से दिखा लेते हैं। राउंड ग्रीन, एक तो राउंड ग्रीन ये होगा, राउंड ग्रीन हो गया, ये राउंड ग्रीन को दिखाएगा, और राउंड ग्रीन ये दिखाएगा। तो राउंड ग्रीन वाले कितने हो गए, 3 हो गए। अब दिखाएंगे रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो क्या होंगे, रिंकल्ड येलो को डबल अंडरलाइन करते हैं। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो क्या क्या होंगे, रिंकल्ड येलो होगा ये रिंकल्ड येलो है, ये रिंकल्ड येलो है, और रिंकल्ड येलो ये है। तो रिंकल्ड येलो कितने हो गए, 3। अब है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन हो जाएंगे। रिंकल्ड ग्रीन क्या क्या होंगे, रिंकल्ड ग्रीन क्या होगा, ये दिखाएगा, ये रिंकल्ड ग्रीन है, ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया 1। तो क्या क्या रेशियो है, 9:3:3:1। अब हमें टोटल दे रहा 144 की सैपलिंग्स है जो प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें देखेंगे कितने नंबर हैं, यानी राउंड येलो कितने हो जाएंगे, राउंड येलो के हो जाएंगे, राउंड येलो को मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर वाले हैं राउंड येलो, तो ये तो हो गया रेशियल नंबर 9, और रेशियल नंबर का सम 9 + 3 12 होता है। 12 + 3 15 + 1 16 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी 144 प्रोड्यूस हुई है, तो ये हो जाएगा कितना 81। और सेकंड टाइप के होंगे राउंड ग्रीन वाले, कितने हो जाएंगे, 3 है रेशियल नंबर, तो 3 हो गया अपॉन 16 मल्टीप्लाई 144, तो ये भी हो जाएगा 9 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27। और थर्ड वाले भी क्या होंगे, ऑब्वियसली 27 होंगे। 3/16 मल्टीप्लाई 144, और ये भी हो जाएंगे 27। तो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला यानी रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे, रिंकल्ड ग्रीन होंगे, रेशियल नंबर है 1, और रेशियल नंबर का सम है 16 मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी 144 प्रोड्यूस हुई है, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 15। नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज एंड बॉइल्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। हेल्प हर टू अंडरस्टैंड सम स्टेप्स in the process of digestion of the food taken by her by answering the questions given below. A part है which of these food items is rich in proteins. तो प्रोटीन से रिच कौन होगा, प्रोटीन में रिच होगा बॉइल्ड एग्स, ये होगा। तो इन which part of the alimentary canal is the digestion of the component initiated.
नेम द एंजाइम्स कंडीशंस रिक्वायर्ड इन द ग्लैंड्स एसोसिएट विद द डाइजेशन ईयर। तो यहां पर जो है प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? स्टमक से। तो स्टमक में क्या होता है? एक एंजाइम सीक्रेट होता है, पेप्सिन बोलते हैं उसको। तो पेप्सिन, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, द फूड आइटम रिच इन प्रोटीन इज बॉइल्ड एग। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक। द एंजाइम पेप्सिन सीक्रेटेड एज पेप्सिनोजन डाइजेस्ट प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन क्या होता है? सीक्रेट होता है, विच प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हियर इज कैरिड आउट बाय द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है जो पेप्सिन होता है, वहां से तुम्हारे स्टमक में बहुत सारे क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वहां से जो है सीक्रेट होता है पेप्सिन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, ताकि मैक्सिमम पेप्सिन वहां से सीक्रेट हो सके। अगला है क्वेश्चन का पार्ट, विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन फैट्स, हाउ इज इट डाइजेस्टेड। तो इनमें से कौन, अगला है विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज रिच इन स्टार्च। तो इनके आंसर आपको ऐसे लिखना है। पहले का आंसर है बी का, द फूड आइटम कंटेनिंग फैट इज बॉइल्ड एग्स। फैट आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से। दैट इमल्सिफाइज फैट्स, जो फैट को इमल्सिफाई करता है, जो फूड में अवेलेबल फैट होता है उसको इमल्सिफाई करता है। और फर्दर डाइजेशन होता है लाइपेज एंजाइम्स, जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, दैट ब्रेक्स देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार से फैट का डाइजेशन होता है। सी वाले का आंसर है, सी वाला क्वेश्चन क्या था? सी वाला था विच ऑफ दीज फूड आइटम इज रिच इन स्टार्च, हाउ इज इट डाइजेस्टेड इनिशिएटेड। तो स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है? द फूड आइटम रिच इन स्टार्च इज बॉइल्ड स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में ही क्या होता है? स्टार्च होता है, और इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्च इन माउथ बाय द एंजाइम्स सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज जो है सीक्रेट होता है, और विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। और इसीलिए एक टाइप की शुगर होती है, इसीलिए खाना चबाते चबाते जो है हमें मीठा लगने लगता है। रोटी या चावल कुछ भी चबाओ तो मीठा इसीलिए लगता है, क्योंकि वो किसका कमाल है? सलाइवरी एमाइलेज का। तो वो क्या होता है? डिकम्पोज कर देता है इसको, और माल्टोज में चेंज करना शुरू कर देता है। तो यहां पर हमें क्या बताना था? डी, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, विच ऑफ दीज पार्ट्स विल हैव द मैक्सिमम एज सून एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो मैक्सिमम कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन। और ये आपका क्या है? स्टमक है, और ये हो गया ओसोफेगस, और ये हो गया माउथ, और ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यही आपको बताना था। इन द फिगर द पार्ट ओ विल हैव द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड एज सून एज डाइजेशन इज कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पुनीत वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट्स बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन should be out for seeds or any alternate method of reproduction. Justify your answer. Offspring of a banana plant usually show very little variations. What causes variations and are variations good or bad? तो ये बताना आपको। तो इसका आंसर होगा banana plants are generally grown by vegetative propagation using suckers or rhizomes and not by seeds. क्योंकि banana tree में seeds नहीं होते, because cultivated bananas are mostly seedless and sterile. Vegetative propagation ensures faster, uniform and identical plants that retain the qualities of the parent plant. तो vegetative propagation से क्या होता है कि जो प्लांट की जो क्वालिटी होती है वही रहती है, और इसमें वेरिएशन होने के चांस कम है। यानी कोई बहुत अच्छा फ्रूट देने वाला बनाना ट्री है तो उसके जैसे ही फ्रूट देने वाले बाकी ट्री वेजिटेटिव प्रोग्रेशन से हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं सेम क्वालिटी का, क्योंकि वेरिएशन कम होता है। दूसरे का आंसर है बनाना ऑफस्प्रिंग सो वेरी लिटिल वेरिएशन बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर नो गैमेट्स फ्यूज एंड नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन अकर्स। क्योंकि
फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं होते तो वेरिएशन नहीं होता, इससे वजह क्वालिटी मेंटेन होती है। वेरिएशंस आर मेनली कॉज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले पार्ट में बता रहा क्वेश्चन में कि सो वेरी लिटिल वेरिएशन, व्हाट कॉजेज वेरिएशन एंड आर वेरिएशन गुड और बैड। तो ये बताना हमें कि वेरिएशन अच्छा होता है कि खराब होता है, उसका कारण क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मायोसिस। तो मायोसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन इज जनरली गुड बिकॉज इट प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन के बीच में डाइवर्सिटी का होना जरूरी है, वो इवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, और चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वेरिएशन होगा जनरेशन में तो वेरिएशन जरूरी है, तभी जाके चेंजिंग कंडीशन जो इन्वायरमेंट की होती है उसमें वो सर्वाइव कर सकता है। आगे है बी पार्ट। Annie was conducting research on the number of fruits produced by watermelon under different conditions. She grew 25 watermelon plants, each in both glass house A, glass house B. She introduced pollinators in glass A only. तो pollinators का मतलब है जैसे कि बर्ड्स क्या करती है, जो pollen grain होते हैं वहां से लेके दूसरे प्लांट में उसको क्या कर देती है, पॉलिनेट कराती हैं उसके स्टिग्मा में। वहां पे बर्ड्स क्या है, पोलन्स वहां छिड़क देती है स्टिग्मा में, तो क्या होगा वहां पे फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, उसको पॉलिनेटर कहा जाता है। तो व्हाट डिफरेंस विल सी ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन द टू ग्लास हाउसेज, एक्सप्लेन विद रीजन। तो पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो ग्लास हाउस में क्या होता है, ग्लास हाउस ए में होगा मोर फ्रूट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज पॉलिनेटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। पॉलिनेटर्स मतलब इंसेक्ट भी हो सकता है, तो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पोलन्स को स्टिग्मा में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा लीडिंग टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इन ग्लास हाउस बी फ्यूअर और नो फ्रूट्स विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। अब ग्लास बी में कोई पॉलिनेटर्स नहीं है तो उसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है जो है एंथर से पॉलन्स को स्टिग्मा में ट्रांसफर कर सके। सो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर प्रॉपरली। तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं ढंग से ग्लास हाउस बी में, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। सेकंड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द फ्लावर। क्वेश्चन में पूछ रहा है लिस्ट 3 चेंजेस दैट विल अकर इन अ फ्लावर वंस इट गेट्स फर्टिलाइज्ड। तो फ्लावर जब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवरीज के अंदर, तो क्या चेंजिंग हमको देखने को मिलता है, तो ये होता है द ओवरी इनलार्ज। ओवरी क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और फ्रूट में डेवलप हो जाता है। द ओवल्स डेवलप इनटू सीड्स। जो ओवल्स होते हैं ओवरीज के अंदर वो किस में चेंज होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस एंड स्टाइल ड्राइप एंड फॉल ऑफ। और बाकी सारी फ्लावर्स में जो चीजें होती हैं, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ये सब क्या हो जाता है, गिर जाता है, और केवल डेवलप हो जाता है आपका केवल ये ओवरीज जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब चीजें ये झड़ जाती हैं। तो ये है सेक्शन बी यानी केमिस्ट्री सेक्शन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस represent redox reactions and what are the values for P and Q in these equations। तो यहां पर पहली इक्वेशन दे रखी है हमें, फर्स्ट इक्वेशन है Fe, यहां पर P की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस हीट। तो यहां पर बैलेंस करते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की। तो दूसरी इक्वेशन में लिख लेता है, यहां दे रखा 2C4H10, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो बैलेंस कर लेते हैं पहली इक्वेशन को। पहले तो ये देख लेते हैं कि दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो यहां पर देखो ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड क्या हो रहा, आयरन ऑक्साइड यहां पे जो हो रहा है रिड्यूस्ड हो रहा है किसमें, आयरन में,
और एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो एक सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। यहां पर C4H10 है यानी ब्यूटेन, और ब्यूटेन यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे। और 13O2 यानी मतलब कि ऑक्सीजन किसमें, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है यहां पे किसमें, वाटर में। तो दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर आयरन के कितने हैं, 2 एटम है। तो इसका मतलब क्या है, 2 एटम करने के लिए पी को हमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू तो हो गया 2। अब यहां पर देख लेते हैं हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में क्या है, निकालना आपको क्यू की वैल्यू। तो यहां देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है, C4H10, 10 to the 20 यानी 20 एटम है हाइड्रोजन के LHS में। तो यहां 20 करने के लिए H2 है, H2O, तो H2 है, तो 20 करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहां पे Q की जगह पे 10 रखना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्टरनेट कौन सा सही हो जाएगा, बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर रेडॉक्स रिएक्शंस, P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड। तो यहां पर बता रहा आपको कि स्टेटमेंट बतानी है आपको रिएक्शन ऑक्साइड की, रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही होगी वो देखना आपको। पहले उसमें दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये इंफोटेरिक ऑक्साइड होता है, जो आपको याद होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, इंफोटेरिक ऑक्साइड है, और ये दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस, ये रॉन्ग है, ये इंफोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। और जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में जिंक ऑक्साइड भी याद रखना, ये भी इंफोटेरिक ऑक्साइड होता है, और ये भी जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड कहां पे है, बी, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19। एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब P एंड Q। ये आयरन नेल 2 टेस्ट ट्यूब ली आपने, एक P और एक Q ली है। कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट, P में क्या है, कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट ही लिख लेते हैं, कॉपर सल्फेट है। और यहां पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गई, और दोनों में डिप करी है, ये एक्वा सॉल्यूशन है दोनों, और दोनों में हमने आयरन नेल क्या कर दी, यहां पे आयरन नेल डिप कर दी, ये आयरन नेल है। अब होता क्या है, यहां पे देखना है, ए में क्या होता है, इन टेस्ट ट्यूब P आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग एंड इन टेस्ट ट्यूब Q देयर इज नो रिएक्शन। देखो आयरन क्या है, अब ये कॉपर सल्फेट है, तो आयरन की रिएक्शन क्या होती है कॉपर के साथ, कॉपर क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये आयरन क्या है, कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब कॉपर फ्री हो जाएगा तो कॉपर ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन कलर ये ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा आयरन नेल यहां पर। और सिल्वर में क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट में ये रिएक्शन कर गया आयरन के साथ, तो आयरन क्या करेगा, सिल्वर को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, फेरस नाइट्रेट बन जाएगा। और इस प्रकार जो है सिल्वर फ्री हो जाएगा। सिल्वर फ्री होने की वजह से सिल्वर के पार्टिकल्स क्या है, आयरन नेल के अराउंड आ जाएंगे,
और उसको कोट कर लेंगे, सिल्वर कलर का हो जाएगा वो लगभग। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? हमारा होगा आंसर कौन सा? आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब P एज सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q। तो रीजन आपको बता। क्वेश्चन नंबर 20, methyl orange is added to dilute hydrochloric acid and to aqueous sodium hydroxide. What is the color of methyl orange in each solution? methyl orange क्या है? एक इंडिकेटर है और एसिडिक मीडियम में ये अलग कलर देता है और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। कुछ जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स उनके आपको याद करना चाहिए उसको, कि एसिडिक मीडियम में कैसे कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में कैसे। तो मेथिल ऑरेंज का क्या होता है? ये एसिडिक मीडियम में जो है रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में क्या देता है कलर? येलो। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value? अब यहां पर क्या है कि इक्वल अमाउंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर में आपने ये क्या है, which of the following substance when dissolved, अगर नीचे सब्सटेंस जो दे रखे हैं इनको इक्वल वॉल्यूम में डिसोल्व कर दिया गया तो हाईएस्ट पीएच कौन देगा? तो हाईएस्ट पीएच कौन देता है? बेस देते हैं। और यहाँ पर बेस में जो बेस कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो स्ट्रॉन्ग होता है वही उसी की हाईएस्ट पीएच होगी। तो क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, when excess of carbon dioxide is passed through lime water the milkiness disappears because। अब क्या होता है कि जैसे लाइम वाटर है, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर, और इसमें अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो करा दिया तो एक यहां पर प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर ये एक्सेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस यानी और ज्यादा मात्रा में इसको फ्लो करा दिया तो ये कैल्शियम ये फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसलिए जो है डिसअपियर हो जाता क्योंकि ये घुल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से था, अब ये जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा तो ये पानी में घुल जाएगा और इस प्रकार से ये प्रेसिपिटेट हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर हमारा? यहां पर पहले तो सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए तो प्रेसिपिटेशन आता है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, in the reaction of aqueous solution of barium chloride and aqueous solution of sodium sulfate the aqueous solution formed will be। क्या होगा? aqueous solution किसका होगा? अब ये रिएक्शन करा देनी है बी, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे? aqueous solution of, ये दोनों क्या है? aqueous solution है, ये भी aqueous solution है। और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करा देनी है, ये aqueous solution है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे aqueous solution बेरियम सल्फेट बनेगा एक तो BaSO4, इन दोनों को कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या होगा? ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? NaCl। अब आपने देखना है कि सोडियम क्लोराइड क्या है? ये तो सॉल्युबल है, ये ईटिंग सॉल्ट होता है, पानी में नमक घुल जाता है, तो ये क्या है? सॉल्युबल है। तो एक्वस सॉल्यूशन किसका होगा? इसका होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड आंसर होगा। अगला है ये एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स एजर्सन ए एंड रीजन आर। आंसर दीज क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, यहां पर बता रहा है कि C4H8, C4H6 एंड C4H10 आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। तो आपने देखना है यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है, C4H8 यानी कार्बन के एटम जो है, कार्बन के एटम से हाइड्रोजन के एटम क्या है, ट्वाइस है, तो ये फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है एल्कीन का। और ये क्या है, ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, CnH2n-2, ये बन रहा है किसका, एल्काइन का बन रहा है। तो ये एल्काइन होगा, सबके फॉर्मूले अलग अलग दिख रहे हैं। ये क्या है, C4H10, दुगने से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन का एटम कार्बन से, तो ये हो जाएगा CnH2n+2। तो तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों होमोलोगस सीरीज अलग अलग है। ये क्या है, ये है आपका एल्कीन, ये है एल्काइन और ये है एल्केन। तो तीनों अलग अलग होमोलोगस सीरीज है। ये बोला आर द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, जब एक फॉल्स होता है तो दूसरा ट्रू होता है, तो आंसर पहले निकाल देना है। एजर्सन ए क्या है, फॉल्स है, एजर्सन ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये तो होगी आंसर की बात कि जल्दी से ऐसे आंसर आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि आंसर ये है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको देखना है आपको कि आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखना है कि अनसैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन क्यों है। ये है ट्रू तो है, पता लग गया, लेकिन एजर्सन ये जो है अनसैचुरेटेड कैसे है, क्योंकि C4H8 किसका फॉर्मूला है, CnH2n, जो क्या होता है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ये और ये होता है अल्काइन, इनमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमेशा क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे ये भी हैं सारे। तो ये क्या है, इसलिए ट्रू है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 है, द फॉलोइंग एक्टिविटी इज सेट अप इन द साइंस लैब बाय द टीचर। ही क्लैम्प्ड एन एल्यूमिनियम वायर ऑन ए स्टैंड एंड फिक्स्ड अ पिन टू द free end of the wire using wax. Then he heated the wire with a burner from the end where the wire is clamped. Students observe the pin fall off. तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम वायर को क्या किया गया है, स्टैंड किया गया है, यहाँ पे स्टैंड में अटैच किया गया है ये, और इसमें एक पिन लगाई गई है वैक्स के जरिए, और स्प्रिट लैम्प से इसको हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं कि पिन ये गिर जाती है, फॉल हो जाती है। तो इस पे बेसिस हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो ए वाला दे रखा है, इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट ऑब्जर्व चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पर सिल्वर वायर अगर एल्यूमिनियम की जगह में लगा दें तो ये पिन जो है जल्दी गिर जाएगी, क्योंकि जो सिल्वर है वो क्या है, बेटर कंडक्टर है एल्यूमिनियम से, और हीट जल्दी जल्दी क्या होगी, कंडक्ट होगी आगे, तो वो जल्दी गिर जाएगी, वो एक स्मेल्ट हो गया, पिन गिर जाएगी। और बी वाला है, विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बर्नर से इतनी हीट निकलेगी नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इतना टेम्परेचर इससे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती ताकि एल्यूमिनियम मेल्ट हो जाए। तो एल्यूमिनियम मेल्ट नहीं होगा। इसका आंसर ऐसे लिखना आपको। तो ये हो गया, इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर होगा यस, द ऑब्जर्वेशन विल चेंज इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन। सिल्वर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम। विद द सिल्वर वायर द पिन विल fall faster because heat travels more quickly along silver. With aluminum wire, the pin will fall, but after a long time. B वाला है, will the aluminum wire melt? Give reason for your answer. तो इसका आंसर है no, the aluminum wire will not melt. Reason क्या है? The flame only provides enough heat to conduct along the wire to melt the wax of the free end. Not enough to reach aluminum's high melting point, about 660 degrees centigrade. A spirit lamp flame cannot reach such a high temperature. Question number 26.
An element X is stored in kerosene and cannot be extracted from its ore. Using a reducing agent, X forms an ionic compound on reaction with the chlorine. तो X एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कैरोसिन में रखा जाता है और ये क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है जबकि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो इसी पे बेसिस पे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है, कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। तो इनके क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे लिखने हैं। पहले का है कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आंसर होगा नो, वी कैन नॉट स्टोर एक्स इन वाटर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्कशन ऊपर दे रखा है कि कैरोसिन में किसको रखा जाता है, या तो सोडियम या पोटेशियम को, तो वाटर में तो हम इसको रख नहीं सकते। कारण क्या है, एक्स इज हाईली रिएक्टिव अल्काली मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम that reacts vigorously with water to form alkali and hydrogen gas which may catch fire, explode. और सेकंड वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। तो यहां पर आंसर होगा एक्स इज सोडियम, और इसकी खासियत क्या है कि ये किसी और मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो एकमात्र मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करनी है से ये मोल्टन स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है। तो सोडियम क्लोराइड तो एनोड में कलेक्ट क्या होता है, एनोड में कलेक्ट हो जाएगी क्लोरीन गैस और कैथोड में कलेक्ट होगा सोडियम जो सेपरेट हो जाएगा। इस प्रकार इसका एक्सट्रैक्शन होता है। बाकी और मेथड से सोडियम का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, कारण कि सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही ये रिएक्ट करने लगेगा। अगर कार्बन से रिडक्शन कराते हैं तो उसी के साथ रिएक्शन करने लगता है, बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस से इससे एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन चॉइस का है, The domes of many buildings in Europe are made of copper. These domes now appear greenish in color. तो ये एक आइडिया है यहाँ पे, और इसी बेसिस नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं कि यूरोप में बिल्डिंगों के जो डोम्स होते हैं ऊपर, वो जो है किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। These dome now appear greenish in color. अब ये जो है क्या हो गए हैं, ग्रीनिश कलर के हो गए हैं। तो उसका रीजन क्या है वो आपको क्वेश्चनों के जरिए पता लगेगा। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों के आंसर, पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश दो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर। तो कॉपर जबकि ऑरेंज रेड कलर का होता है लेकिन ग्रीनिश क्यों होता है, तो इसका आंसर है कॉपर रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन एयर टू फॉर्म अ ग्रीन लेयर। तो इन ये सब रिएक्शन करते हैं कॉपर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, और क्या बन जाती है, ग्रीन लेयर बन जाती है उसके आउटर कवरिंग में। बेसिक जो क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से है, कॉपर हो गया, वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो मिलके क्या बनता है, ये CuOH का होल ट्वाइस, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये होता है कॉपर कार्बोनेट। दोनों को मिला के जो बनता है कंपाउंड, इसको क्या बोलता है, पैटिना। तो ये पैटिना की जो ग्रीन लेयर होती है ये डिपॉजिट हो जाती है कॉपर के सरफेस में, डोम के सरफेस में, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। सेकेंड वाले का आंसर है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन should the copper domes be replaced by iron domes to overcome the problems of the change of color of copper domes? तो इसका कारण है कि हम आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन corrodes much more easily than copper and forms rust। क्या बना देता है, रस्ट, जिसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, which is flaky and weak, जो काफी कमजोर सब्सटेंस होता है। द ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, अब क्या खासियत होती कॉपर में,
कॉपर की ग्रीन लेयर जो है कॉपर को रस्ट होने से बचाती है। हाउएवर इज प्रोटेक्टिव, तो ये ग्रीनिश लेयर एक प्रोटेक्शन का काम करती है और फर्दर कोरोजन को रोकती है, आगे कोरोजन नहीं हो पाता है। जबकि जो आयरन होता है उसमें क्या होता है, ऊपर का सरफेस एक बार कोरोड हो गया तो पोरस हो जाता है। पोरस मतलब छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बनने लगते हैं इसमें, और निचली लेयर को भी वो क्या कर देता है, रस्ट कर देता है। इस प्रकार पूरा का पूरा आयरन अल्टीमेटली क्या है, मास के रूप में पूरा का पूरा आयरन ही खराब हो जाता है। सो कॉपर डोम्स आर बेटर देन आयरन डोम्स। तो आयरन की रेस्टिंग ये दिखा देनी है आपको, मतलब कि ये पता होना चाहिए आपको कि जो है, इसलिए इक्वेशन दिखा रखी है कि होता क्या है। तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिलके क्या बनता है, इसको बोलते हैं रस्ट। ये रस्ट हुआ जो आयरन को कमजोर करता है। तो एक्स यहां पर इसलिए लिखा हुआ है, ये डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन एटमोस्फियर। तो उस हिसाब से रस्ट होगा। रस्ट कितना खतरनाक है, एक्स वो डिसाइड करता है कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। थर्ड पार्ट है इसका, डोम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट ऑफ मेटल्स, व्हाई डिड द एंसेंट आर्किटेक्ट यूज कॉपर टू मेक डोम्स। उसका रीजन क्या है, कॉपर को ही क्यों यूज किया जाता था डोम बनाने में, कारण क्या है, कॉपर इज हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, काफी मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, इसकी तारें खींची जा सकती हैं, और क्या है, इसको सीट के रूप में, इसको पीट पीट के सीट के रूप में चेंज करा जा सकता है। सो इट कैन बी इजीली शेप्ड इनटू थिन शीट्स एंड कर्व डोम्स। कॉपर इज ड्यूरेबल, दूसरी चीज है ड्यूरेबल होता है, एंड रेजिस्ट कोरोजन बेटर देन आयरन। और कोरोजन से क्या करता है, रेजिस्ट करता। कोरोजन इसका इतनी जल्दी होता नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, वही ग्रीनिश लेयर जो सरफेस में बन जाती है कॉपर के, प्रोटेक्ट करती है एक्चुअली में कोरोजन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अमृता इलेक्ट्रोलाइज डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप shown in figure 1. She was expecting two gases to be evolved at the anode and cathode. तो यहां पर दिख रहा है आपको, ये एनोड है और कैथोड है, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, एनोड, जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो हो जाएगा कैथोड। तो एनोड में क्या, कौन सी गैस कलेक्ट होगी, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड में ऑक्सीजन कलेक्ट होगी और कैथोड में कलेक्ट होगी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव आयन देता है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन। तो एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है और कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो इन क्वेश्चनों के आंसर देने आपको। आफ्टर दिस रियलाइजेशन सी एडेड ए सब्सटेंस टू द डिस्टिल वाटर फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू टेक प्लेस। और इसी पे बेसिस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर हम एक एक करके करेंगे। तो यहां पर ए है, विच गैस was she expecting to be formed at anode and which one at the cathode respectively। तो एनोड में जैसे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, एनोड में क्या कलेक्ट होगी, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन देगा, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, वहां कलेक्ट हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन आयन देगी, जो पॉजिटिव होते हैं वो कैथोड की तरफ ड्रिफ्ट हो गया आयन और वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज कलेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, फ्री आयन नहीं होते, तो डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट लैक्स फ्री आयंस। तो ये आंसर हो गया इसका, सी वाला है। Which substance was added by Amrita to distilled water to get expected result? तो डिस्टिल वाटर में कौन सा सब्सटेंस वो ऐड करती है, तो इसका आंसर है सी एडेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉमन सॉल्ट। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा, सल्फेट आयन आ जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, और सोडियम क्लोराइड से क्या आ जाएगा, सोडियम और क्लोरीन के आयन आ जाएंगे। अब आयनाइजेशन होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी अब फ्लो होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 28। सारा टुक 2 ml of dilute sodium hydroxide solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution to it. The solution turned pink
in color. She added dilute sulfuric acid to the above solution drop by drop until the solution in the test tube becomes colorless. 40 drops of dilute sulfuric acid were used for the change in color. तो यहाँ पर सारा एक प्रैक्टिकल कर रही है और उसमें क्या करती है 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालती है, एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन और 2 ड्रॉप उसमें फेनोप्थलीन जो एक इंडिकेटर होता है ये चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है या फिर एसिड है. तो ये है कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस व्हेन सारा एडेड ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सॉल्यूशन. और हमें एक टेबल दे रखी है और इस टेबल पे क्या करना है, हमें यहाँ पर इस टेबल को समझना जरूरी है. ड्रॉप ऑफ यहाँ पर दे रखा सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप 20 ड्रॉप यूज होती हैं. तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी 20 ड्रॉप H2SO को न्यूट्रलाइज करते हैं 2 ml NaOH को. 30 क्या है, 30 ड्रॉप जो है 3 ml जो NaOH का है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है. यानी लीनियर रिलेशन है दोनों में, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में. तो इसी पे बेसिस हमें ये पहला क्वेश्चन है. इफ सारा यूज कंसंट्रेटेड H2SO4 इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाउ मेनी ड्रॉप्स वुड बी रिक्वायर्ड. तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 40. कारण क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड हैज मोर H per drop than the dilute acid. So fewer drops of concentrated acid are needed to neutralize the same amount of sodium hydroxide. तो B हमारा आंसर होगा इसका. अगला क्वेश्चन है B पार्ट. सारा measured 20 drops of dilute H2SO4 and found its volume to be 1 ml if Sara observed a change in color of sodium hydroxide solution by using 3 ml of H2SO4. How many ml of NaOH did she add to the test tube initially? तो बोलने का मतलब यहाँ के सारा मेजर करती है 20 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि क्या है 1 ml के बराबर. यानी 1 ml जो H2SO4 है वो किसके इक्वल है, वो है 20 ड्रॉप्स के इक्वल, 20 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 के इक्वल. और यहां पर क्या है, इफ सारा ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो 3 ml क्या H2SO4 का यूज करती है. तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 3 ml H2SO4 में कितनी ड्रॉप होंगी, क्योंकि यहाँ ड्रॉप और सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है ml में. तो हमें यहाँ पे ड्रॉप निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ ड्रॉप में दे रखा है. तो 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी ड्रॉप होंगी, ये हो जाएगा कितना 20 × 3 यानी 60 ड्रॉप होंगी. 3 ml H2SO4 किसके इक्वल हो गया, 60 ड्रॉप H2SO4. बाकी हमें टेबल में पता है, तो हमें निकालना कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा जिसको ये न्यूट्रलाइज करेगा 3 ml H2SO4. तो हमें दे रखी टेबल में क्या दे रखा है, 20 ड्रॉप्स ml, 20 ड्रॉप जो होती हैं H2SO4 वो न्यूट्रलाइज करता है किसको, 2 ml NaOH को. तो 60 ड्रॉप H2SO4 कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, वो निकल आएगा 60 ड्रॉप किसकी, H2SO4 की, वो न्यूट्रलाइज करेगा कितना ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये निकल आएगा 2 यहां आ जाएगा, 20 नीचे मल्टीप्लाई 60. तो ये हो गया 3 से कट गया 6 ml आ जाएगा आंसर. यानी 60 ड्रॉप H2SO4 यानी 3 ml जो सल्फ्यूरिक एसिड है 6 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा. इसका मतलब इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा इनिशियली 6 ml. अगला क्वेश्चन है, सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड्स 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन टू इट. तो 10 ड्रॉप जो होती हैं
H2SO4 उसमें क्या है 2 ml ऐड कर देता है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। तो क्या हो जाएगा, इसका कलर होगा, कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर होगा कलरलेस हो जाएगा ये, क्योंकि एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथलीन क्या होता है, कलरलेस कलर देता है। ये हो जाएगा कलरलेस। अब देन वैसे तो फिनोल्फथलीन भी कलरलेस होता है, तो कलरलेस ही रहेगा एक किस्म से। देन सी एड सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉपआइज, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉपआइज इसमें ऐड करती है। तो सारा ऑब्जर्व चेंज इन कलर आफ्टर एडिंग 20 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 10 ड्रॉप जब उसमें ऐड करती है 2 ml, मतलब 2 ml फिनोल्फथलीन ऐड किया जाता है 10 ड्रॉप्स में, तो ये क्या करेगा, पहले जो कितने को ऐड करेगा, अब 20 ड्रॉप यहां पर दे रखा है, 20 ड्रॉप H2SO4, 20 ड्रॉप जो H2SO4 की है वो न्यूट्रलाइज करता है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है। तो 1 ml होगा, यहां पर क्या दे रखा है 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप H2SO4 किसको करेगा, 1 ml को करेगा। ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, 1 ml NaOH को, 1 ml NaOH को ये मान के चलते हैं कि 1 ml NaOH क्या है, किसके इक्वल होगा, NaOH है। तो 20 ड्रॉप्स NaOH डालता है, ऐड करता है 20 ड्रॉप्स, तो 20 ड्रॉप्स क्या हो जाएंगी NaOH, 20 ड्रॉप्स में NaOH में क्या होगा, 10 ड्रॉप्स तो इसको न्यूट्रलाइज करने में लग जाएंगी, और उसके बाद फर्दर जो 10 ड्रॉप ऐड होंगी वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मीडियम क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। यानी ये जो सॉल्यूशन था अभी क्या बन गया, बेसिक बन गया 20 ड्रॉप NaOH डालने से। तो बेसिक में क्या है, फिनोल्फथलीन कौन सा कलर देगा, कलर हो जाएगा इसका क्या, पिंक। व्हाट चेंज इन कलर वुड सी ऑब्जर्व, तो पिंक कलर हो जाएगा, और रीजन क्या है कि सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और बनेगा सोडियम सल्फेट यानी सॉल्ट, और वाटर बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये हो गई, और साथ में क्या है, यहां पे सल्फेट और क्या है, सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन और सल्फेट आयनों को। तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि सोडियम सल्फेट इसमें डिसोल्व है, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ये भी नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, a hydrocarbon with the formula C6Hy undergoes complete combustion as shown in the following equation। तो यहां पर दे रखा है 2CxHy प्लस 9O2 6CO2 प्लस 6H2O। तो यहां पर से पहला क्वेश्चन है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ABCD क्वेश्चन ये ई, तो ए पार्ट में है a hydrocarbon with the formula C6Hy undergoes complete combustion as shown in the following equation। तो यहां पर ये दिख रहा है इक्वेशन, ये है हाइड्रोकार्बन प्लस 6H2O। पहला पार्ट है ए पार्ट क्वेश्चन का, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। तो ये हम निकालेंगे, हमें जो दे रखा, क्या दे रखा है, 2CxHy प्लस 9O2 और दे रखा है RHS में 6CO2 और 6H2O। अब यहां पर देखते हैं पड़ेंगे कार्बन के कितने एटम हैं। कार्बन के यहां पर कितने एटम हैं, 6, और यहां पर क्या है लिखा है 2CX। तो कार्बन के 6 एटम करने के लिए हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे, तभी जाके 3 to 6 इक्वल होंगे दोनों साइड में।
तो इसका मतलब x इक्वल टू तो हो जाएगा 3। अब हाइड्रोजन का चेक करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन RHS में कितने एटम है? 2 6 या 12 एटम है हाइड्रोजन के। अब यहाँ Y है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 12 करने के लिए हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर H यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6, तभी जाके 6 2 या 12 होगा। तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गया ए का आंसर। बी क्या है? गिव द केमिकल नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब देख लेते हैं क्या था ये, C6H5। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये C6 कितना है? 3HY कितना है? 6। क्या बना है इसका? ये क्या है? CnH2n का फॉर्मूला है, जो किसका होता है? एल्कीन का होता है। और कार्बन के 3 एटम है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपीन हो जाएगा। तो प्रोपीन हमारा आंसर हो गया। IUPAC नेम है ये। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। कैसे बनेंगे? कार्बन के 3 एटम होते हैं प्रोपीन में, और एक जगह 2 कार्बन के एटम के डबल बॉन्ड दिखा दिया। डबल बॉन्ड की जगह में हम क्या दिखा देंगे? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा देंगे। ये अब हाइड्रोजन के एटमों को यहां पर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब हाइड्रोजन के एटम दिखाएंगे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं? आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का ये 1 एटम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देंगे। और यहां पर हाइड्रोजन का क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देना है। यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर हो गया 2 हो गया, 1 हो गया, 1 की जरूरत है, तो हाइड्रोजन के यहां पर 1 हो गया ऐसे। और कार्बन का क्या है? 1 इधर दिखा दिया था, 2 इधर है, तो 1 ये हो कार्बन का ये हो गया। यहां पर 2 इधर आ गए कार्बन के, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। और हाइड्रोजन का ऐसे करके दिखा देना, ये 1 और हाइड्रोजन का 1 है। अब आपने क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉनों को देखना है। 2 कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। इसको सर्किल कर देते हैं। इन सर्किल करके 8 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे करके क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? हाइड्रोजन को जरूरत होती 2 इलेक्ट्रॉन की, और तो यहां पर और कार्बन को जरूरत होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमने पूरा दिखा दिया इनसर्किल करके। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही इसको भी दिखा देना कार्बन का एटम। तो 2 इधर हो गया, 2 इधर, 2 इधर, और ये 2 इधर, ये हो गया। तो ये दिखा देना। तो ये क्या हो गया? 2 इधर, 2 इधर, और ये ऐसे करके आएगा। तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन इसके टोटल। अब ये वाला कार्बन एटम है, इसके 2 2 4 और ये वाले दिखा देने हैं। तो इनको इन सर्किल करेंगे। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसका? प्रोपीन का। ये हो गया प्रोपीन का डॉट स्ट्रक्चर। डी पार्ट है नेम द एल्कोहल विच ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस अबव हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? प्रोपीन है हमारे पास, C3H6। तो ये कैसे करके हम अल्कोहल से कौन सा अल्कोहल यूज करते हैं? जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। यहाँ पे हीट करते हैं तो कौन सा अल्कोहल होगा? अगर ये प्रोपीन है तो यहाँ क्या होना चाहिए? प्रोपेनॉल होना चाहिए। और अगर इधर एथीन होगा तो इधर क्या होना चाहिए? एथेनॉल होना चाहिए। तो ये प्रोपेनॉल है, प्रोपीन निकालना है। तो ये क्या है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, यानी C3H6। प्रोपेनॉल से प्रोपीन बन गया। प्रोपेनॉल का 3H7OH। ये हो गया एल्कोहल का नाम क्या है? प्रोपेनॉल। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ C6H5 विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो ये हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होगी, और इसका आंसर होगा कि C6H5 क्या है? ये है C3H6 प्रोपीन। और प्रोपीन को क्या किया जाता है? यहां पर
हाइड्रोजन गैस से अगर हाइड्रोजन गैस एक्सपोज की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल तो एडिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ये क्या हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, निकिल एज ए कैटेलिस्ट काम करता है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन का बन जाएगा प्रोपेन। तो क्या बन जाएगा C3 और H क्या हो जाएगा 8, ये क्या बन गया प्रोपेन। तो क्या बोलते हैं इसको, एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर बैलेंस क्या है, ये बैलेंस ही है केमिकल रिएक्शन। ये हाइड्रोजन आपको प्लस में दिखा देनी है यहाँ पे, तो बैलेंस हो जाएगी। तो कितने होंगे, H के 8 हो जाएंगे। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स P एंड Q आर शोन बिलो। तो यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, तो पहली सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट में है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन एटम। क्या है ये, ऑक्सीजन एटम। और ये क्या है, ये सोडियम एटम है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है। तो ये हो जाएगा सोडियम, यानी P आपका ऑक्सीजन है और Q आपका सोडियम है। अब क्वेश्चन देखने हमें, तो यहां पर एक एक करके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो यहां पर पहला पार्ट है, ए P एंड Q कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो P आपको पता लग गया कि P क्या है, ऑक्सीजन है, और Q क्या है, Q सोडियम है, यानी मॉलिक्यूल लिख देते हैं P का। अब यहां पर क्या है, दोनों कंबाइन होंगे तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ऑक्सीजन क्या देगा, ऑक्सीजन का आयन देगा, और सोडियम क्या देगा, सोडियम प्लस आयन बनेगा इससे। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या बनाएंगे, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएंगे तो ये आपस में क्या होंगे, स्टक टुगेदर होंगे। तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो ए वाले का आंसर क्या होगा, ये बनाएंगे आयनिक कंपाउंड, यानी बॉन्ड क्या नाम लिखना आपको, बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। बी वाला है गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब दोनों को मिला के क्या है, दोनों को कंबाइन किया जाता है जब P और Q को, यानी कि आपको गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, केवल फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम का क्या है, बैलेंसी 1 होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, 2 होती है। तो ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला, Na2O, सोडियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बी वाले का आंसर। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, द कंपाउंड सो फॉर्मली डिजोल्व इन वाटर इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर, जस्टिफाई योर आंसर। तो सी वाले का आंसर क्या है कि जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O, इसको अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया तो क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH। तो जस्टिफिकेशन देना है तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो सोडियम के यहां 2 है तो यहां 2 हो जाएगा, और H2O, तो ये बैलेंस हो गया। तो क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो यही क्या होगा, ये एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा जो। तो ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। यही इसका जस्टिफिकेशन है। डी वाले का है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड एथेनॉल। अब Q क्या है, Q सोडियम है, सोडियम और एथेनॉल के बीच में रिएक्शन कराई जाए, यानी एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5ONA। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये C2H5ONA क्या बनेगा, ये सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे इसको। ये बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड एथेनॉल। तो यही रिएक्शन है इसकी। तो यहां पर अगर बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो ये सब बैलेंस हो गया। सोडियम एथॉक्साइड E, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोज बॉन्डिंग विद कार्बन।
तो ई वाले का आंसर होगा कि जब पी मतलब ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही निकालना था आपको। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन सी फिजिक्स का, जिसको क्वेश्चन नंबर 30 है। अर्णव वॉज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सर्फेसेस। पहला है कॉन्केव मिरर्स कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि कॉन्केव जो मिरर होता है वो रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये बनाता है वर्चुअल इमेज, और क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाता है। तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है इन बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यही होता है 1/f = 1/v + 1/u, वेयर f इज द फोकल लेंथ। तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा ट्रू हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट ऑप्शन from the below which explains the reason for us to perceive the day sky as blue। तो डे स्काई ब्लू कैसे दिखता है, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये छोटी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कलर होते हैं, जैसे ब्लू मेन कलर्स में ब्लू सबसे स्मॉलर वेवलेंथ के कलर्स होता है। तो ब्लू कलर को ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ स्कैटर करते हैं, तो इसीलिए हमें इसका क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्या लिखा है, एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ्स सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। तो ये ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, a point object is placed at a distance of 26 centimeter from a convex mirror of focal length 26 centimeter, the image will not form at infinity। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनफाइनिटी में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें दे रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी, यानी u = दे रखा है 26 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये होता है कर्व वाला पोर्शन जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो बेंट पोर्शन है वहां पॉलिश की जाती है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और इसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, ये रही पैरेलल रेज जो इंसिडेंट होंगी, तो ये रिफ्लेक्ट इस प्रकार से होती है कि दैट अपियर्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है हमेशा। और इमेज कैसे बनती है इसकी, इमेज हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, यानी जो मिरर होता है उसके पीछे बनती है। तो इमेज हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्टेड बनती है। तो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये हो गया u = 26 सेंटीमीटर। तो u हमेशा क्या होता है, माइनस में रखना है, चाहे मिरर हो चाहे लेंसर कोई भी टाइप हो, हमेशा u = हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस हो गया। अब है कॉन्वेक्स में, फोकल लेंथ कितनी है, 26। फोकल लेंथ क्या होती, प्लस में होती, तो फोकल लेंथ हो गई f = 26। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। तो 1/f = 1/v + 1/u, और यहां पर रिपुट कर लेते हैं, 1 हो गया 26 = 1/v हमें निकालना इमेज डिस्टेंस, और u है हमारा -26। अब ये -20 1/26 ये जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/26 + 1/26, तो क्या हो गया ये 2/26 1/v। v = आ जाएगा 26 / 2, ये आ जाएगा 13, यानी इमेज डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर आ गई। और कहां होगी ये इमेज, मिरर के पीछे। तो ये हो गया इमेज। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इनफाइनिटी, तो इनफाइनिटी में तो इमेज बनेगी नहीं। तो ये क्या है, ट्रू है। तो एजर्सन ये तो ट्रू हो गया।
ये ट्रू हो जाएगा। अब ये बता रहा है रीजन में कि फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u गिव्स v इक्वल टू इन्फाइनाइट। ये रॉन्ग हो गया। तो 13 सेंटीमीटर यानी ये v इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ रखा हमारा, v इक्वल टू इन्फाइनाइट बोल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हमारा सी वाला जो है सही हो जाएगा, जहां पे लिखा है एजर्सन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है द अबव इमेज शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट shown schematically एज ए रेक्टेंगल इन द इमेज। तो रेक्टेंगुलर शेप में जो दे रखा है ये क्या है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है। तो कैसे आपने चेक करना है इसको। अब यहाँ पर देखो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी ये रेस पास आउट हो रही है इस इंस्ट्रूमेंट से। तो क्या होगा, ये लेंस होगा कोई। अब लेंस ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स कैसे पता लगाओगे। अब क्योंकि लाइट रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है यानी फैला रहा, तो क्या होगा, ये कॉन्केव लेंस होगा। तो एक तो ये आइडेंटिफाई करना था इंस्ट्रूमेंट को, तो कॉन्केव लेंस हो गया। बी वाला है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इन दिस केस। तो क्या है, कैसी इमेज बन रही है, ये जो है रिफ्लेक्ट हो रही इधर और इमेज बन रही है इधर। तो जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में रिफ्रैक्शन हो रही है उस साइड में इमेज नहीं बन रही। डॉटेड करके हमें यहाँ पे ये इमेज बन रही इसकी ऐसे करके। तो ये क्या है, मिरर के फ्रंट में बन रही है। तो क्या होगा, ये एक तो ये डॉटेड लाइन है, तो क्या है, वर्चुअल इमेज है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इन दिस केस, क्या है, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होगी वो क्या होगी, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। और क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बन रही, तो क्या होगी, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड। तो ये तो हो गया इमेज का टाइप। सी वाला है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर हमें क्या है, यू दे रखा है यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें ना हमेशा माइनस होती है और दिख भी रहा है माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस भी क्या है, माइनस में है। इमेज डिस्टेंस माइनस में है, वी इक्वल टू -10। अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा देना है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v और -1/u होता है। तो यहां पर 1 हो गया -10 और हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, -1/u -20 हो गया। तो ये कैलकुलेट करके हमारा क्या आ जाएगा, -1/10 प्लस 1/20 और ये आ जाएगा 20 एलसीएम हो गया। 10 टू -2 प्लस 1 यानी आ गया -1/20। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारी, ये आ गया -20। तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ होगी इसकी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये हो गया फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है, दो मतलब कि ए और बी में एक करना है। तो ए में दे रखा है, ये सर्किट दे रखा है आपको, और फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। एक तो हमें निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन, यानी दोनों क्या है, ये पैरेलल पैरेलल कनेक्शन है 8 ओम का। तो इसका एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां पर दोनों क्या है, R1 R2 क्या है, 8 8 है।
तो 1/8 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, तो क्या होगा 2/4, तो ये हो गया 1/4 एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 4 ओम। तो इन दोनों का एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम, फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रजिस्टर, तो यहां पर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, और वोल्टेज सप्लाई हमें दे रखी है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम हो गया। अब इन दोनों का एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, वो हमारा निकल चुका है 4 ओम। तो 4 ओम प्लस 4 ओम, ये क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 4 ओम प्लस 4 ओम, टोटल मिला के हो जाएगा 8 ओम। वोल्टेज सप्लाई हमें दे रखी है 8 वोल्ट। ओम्स का लॉ निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये टोटल है। तो आई हमें निकालना है, वोल्टेज 8 हो गई, तो आई मल्टीप्लाई टोटल जो रेजिस्टेंस है 8 ओम है, तो आई इक्वल टू हमारा यहां पे आ जाएगा 1 एम्पियर आंसर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर, ये आंसर आ गया। अगला है बी पार्ट, स्टडी द सर्किट, फाइंड आउट करंट इन 12 ओम रजिस्टर। तो 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ए हो रहा होगा। यहां पर भी क्या होगा, आई करंट ही फ्लो होगा, यहां पर भी आई करंट फ्लो होगा। तो करंट 12 ओम, यानी हमें यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो एक्विवेलेंट रजिस्टर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनका निकाल लेते हैं। इनका एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1/24 प्लस 1/24, ये हो जाएगा 2/24। तो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 ओम। 3 2 का तो आ गया 12 ओम रेजिस्टेंस 12 ओम रेजिस्टेंस, और ये 12 क्या है, पहले से ही कनेक्टेड है सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम और प्लस में 12 ओम, कुल मिला के हो गया 24 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 6 वोल्ट, और ओम्स लॉ निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई आर, यानी आई आर मतलब टोटल, आर टोटल। तो V इक्वल टू 6 वोल्ट है, और I हमें निकालना है, I मल्टी टोटल कितना है 24, तो I इक्वल टू हो जाएगा 6/24, ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो हो रहा होगा 12 ओम रजिस्टर जो है उसके थ्रू। सेकेंड वाला, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2 इफ एनी। अब क्या है कि A1 में क्या होगी रीडिंग, इसमें भी 0.25 हो एम्पियर, और इसकी रीडिंग भी क्या होगी, वही 0.25 एम्पियर। तो हम क्या लिख लेंगे सेकंड में, देयर इज नो डिफरेंस एंड रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर इज 0.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द अबव इमेज शोज ए करेक्टिव मेजर फॉर ए पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन। अब यहां पर जो इमेज दिख रही है, ये किसी जो है कोई डिफेक्ट है विजन का, उसके लिए यूज किया गया है। और ये यूज किया गया कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें क्या करना, फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफिशियंसी। पहली बात है कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी आईज की फोकल लेंथ क्या होती है, बड़ी हुई होती है। तो जब बड़ी हुई होती है तो इमेज इसकी कहां बनती है, रेटिना के पार बनती है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि फोकल लेंथ उसकी क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। नेट फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ताकि इमेज फोकस हो सके रेटिना में। तो
हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? ये हाइपर मेट्रोपिया, जिसमें हमें नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती, हाइपर मेट्रोपिया। ये तो विजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया। और व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा है ड्रॉ अ लेबल ए रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। मान लिया आईज है ये, और कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये एक ऐसी आई है जिसको इसके नजदीक दिखाई नहीं देता, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये इमेज कहाँ बनती है? इसके रेटिना के परे बनती है। ये इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के परे। और इसीलिए जो है कॉन्वेक्स लेंस को इसको अप्लाई किया जाता है, ताकि इस जो इमेज यहां बन रही है वो रेटिना में बन सके, क्योंकि ये फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ क्या होगी, यानी आईज के साथ मिला के नेट जो लेंस का अरेंजमेंट है, नेट फोकल लेंथ क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है उससे, और ताकि इमेज रेटिना में बन सके। तो ये रे डायग्राम हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 36, a student needs to make 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.80 mm diameter. Resistivity of copper is 1.8 multi 10 to the power minus 8 ohm meter. Determine the cross sectional area of the wire. अब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। वायर क्या होती है? सिलेंड्रिकल शेप की है। तो हमें इसका डायमीटर दे रखा है। हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं? हमें दे रखा है, एक तो रेजिस्टेंस दे रखा है रजिस्टर का 0.12 ओम, और कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है 0.80 mm। सबसे पहले तो ये ओम मीटर दे रखा है, तो हमें ऐसा स्टैंडर्ड में चेंज करना होगा इसको। 0.80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलीमीटर का तो ये सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर का ही मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 की पावर -3 रख लेंगे, तो क्या बन गया है? मीटर बन गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के पॉइंट यहां जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? 8 मल्टी क्या हो जाएगा? यहां पे हम 10 से और क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 मतलब 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर -4। मतलब 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तब जाके 8 हुआ, और जब मल्टीप्लाई 10 करेगा तो डिवाइडेड बाय 10 भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर। 8 मल्टी 10 टू दी पावर -4 मीटर, ये आ गया हमारा डायमीटर। अब रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आधा है, तो 4 मल्टी 10 की पावर -4 मीटर, ये रेडियस आ गया। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमें दे रखी है, रो इक्वल टू 1.8 मल्टी 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहां दे तो देखिए हम 3.14 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई आर कितना है? 4 मल्टी 10 टू दी पावर -4, इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर यानी 16, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -8, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 और 3.14 को। 16 चक्को 64 का 4 हासिल 6, 16 16 6 22 का 2 हासिल 2, 16 3 48 और 2 50। तो डेसिमल कहां पे आ जाएगा? यहां पे आएगा 50.24 मल्टी 10 की पावर -8। अब क्या है? डेसिमल हम यहाँ पे क्या कराएंगे?
इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 5.024 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, इतना मीटर स्क्वायर ये आ गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकंड वाला बता रहा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम रजिस्टर। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रजिस्टर और लेंथ ऑफ वायर के बीच में क्या रिलेशन होती है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो R हमें दे रखा 0.12 ओम और रो हमें दे रखा है कितना 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई L हमें निकालना है और A हमारा निकल चुका है 5.024 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो यहां पर L इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, L इक्वल टू हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई 5.024 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और अपॉन में आ जाएगा हमारा 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो 10 की पावर -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा इसके साथ, और ये बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.024 अपॉन में 1.8 हम कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -7 -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो खाली मल्टीप्लाई 10 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर के डेसिमल हटा देते हैं। पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, पॉइंट के आगे 3 डिजिट, टोटल डिजिट हो गया 10 की पावर 5, तो ये डेसिमल हट जाएगा। 0.8 है तो एक 10 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल भी हट गया। अब ये होगा ऊपर कितना बाद में देख लेंगे, ये देखते हैं कैलकुलेट करके। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 पंजे 10, 10048 ऊपर आ गया और अपॉन में 3 आ गया। अब ये 10 स्क्वायर ऊपर है, ये 10 स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 से 10048 डिवाइड करके आ जाएगा 3 3 9, 1 0 3 3 9 और ये 1 हो गया 4, 3 चक्कू 12, 2 8 और 3 नमक 27। यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉइंट हो गया 0 3 3 9। ज्यादा प्लेस तक निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाना है इसको। 3349.3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ये लगी, तो ये L इक्वल टू है हमारा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको। 3.3493 मल्टीप्लाई, पॉइंट यहां 3 डिजिट पीछे जा रहा है इधर, तो मतलब क्या है कि हमने 1000 से डिवाइड करी एक किस्म से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -3 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लगभग हम लिख सकते हैं 3.35 मीटर। तो इतनी लेंथ होगी 0.12 ओम का जो रजिस्टर है। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। Magnetic field lines are shown in the given diagram. A student makes a statement that the magnetic field at X is stronger than at Y. तो यहाँ पर Y के कंपैरिजन में X में क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ज्यादा डेंस होंगी, ज्यादा क्लोजर होंगी। तो क्या होगा, इसमें क्या बता रहा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोन, तो ये क्या है, ज्यादा क्लोजर होंगी, ये बात सही है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, वो जो मैग्नेट होता है उसके एंड पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सेकंड, ऑल्सो
रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये तो दे ही रखा हमें, तो क्या कर देना है, ये ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो इधर भी ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा। और इधर ये हो गया, ये ये अब आपने डायरेक्शन दिखाना है। तो नॉर्थ से क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। तो डायरेक्शन नॉर्थ से आपको साउथ की तरफ दिखा देना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये हो गया इसका डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का।